स्वागत है आप सभी बच्चों का सॉल्यूशंस चैप्टर के लेक्चर नंबर 5 में। आज की वीडियो में बेटा डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मैं पहले भी बता चुका हूं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। हमेशा जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया उससे पहले के भी मैंने क्वेश्चन पेपर देखे हैं और अभी भी जो क्वेश्चन पेपर मैं अभी देख के आ रहा हूं वो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर था और वहां भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम कभी की बात नहीं करता, रेयर कुछ ऐसा हो जाए कि क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। सेम विद नीट एग्जाम एंड जी मेंस, यहां भी क्वेश्चन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से देखे जाता है। जो बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं या 12th में पढ़ चुके हैं या 12th में आने वाले हैं, इस बात को नोट कर लें कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम मिलता है। 1 मार्क में कोई रीजनिंग वाला क्वेश्चन आपको मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन यहाँ का है, ठीक है। तो बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन है कि अगर किसी सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको आती है तो उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के मैग्नीट्यूड से, न्यूमेरिकल वैल्यू से आप उस सॉल्यूट का, जो सॉल्यूट वहां उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसका मोलर मास भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। समझ आ गई बात? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के लिए हमको समझना होगा डाइल्यूट सॉल्यूशंस। एज यू नो वेरी वेल कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस बेटा होते क्या हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होते हैं जहां पे अगर हम प्रोपोर्शनली देखें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विद सॉल्वेंट, तो बहुत कम अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। तो डेफिनेशन देख लें एक बार। अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज वन इन विच द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इज वेरी स्मॉल, ठीक है, इन कंपैरिजन टू द अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। जैसा मैंने आपको बताया, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम प्रेजेंट होगा। ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशंस कहेंगे। और हमने जैसे लास्ट वीडियो में देखा है राउल्ट्स लॉ के बारे में, राउल्ट्स लॉ के बारे में पढ़ा। राउल्ट्स लॉ हमेशा एप्लीकेबल होता है बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशंस पे, ठीक है। और डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में थोड़ी सी बात हमने ये करी है कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं वो आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। ये कहां पे पढ़ा? हेनरीज लॉ में पढ़ा था, रॉल्स लॉ में पढ़ा था कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं वो आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। और वहीं हेनरीज लॉ भी बच्चों वहीं एप्लीकेबल है जहां पे सॉल्यूशन डाइल्यूट्स होते हैं, ठीक है। राउल्ट्स लॉ भी वहीं एप्लीकेबल है जहां पे सॉल्यूशंस डाइल्यूट होते हैं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस कंटेनिंग अ नॉन वॉलेटाइल, ये कंडीशन है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एग्जिबिट सम स्पेशल प्रॉपर्टीज। हम कौन सी प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विद न्यूमेरिकल्स, विद क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ध्यान देना, यहां से हम समझेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी हैं सॉल्यूशन की, डाइल्यूट सॉल्यूशंस की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। किस पे डिपेंड नहीं करती? सॉल्यूट का नेचर क्या है उस पे डिपेंड नहीं करती। सॉल्वेंट का नेचर क्या है उस पे डिपेंड नहीं करती, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। देयर मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनका नंबर क्या है, सिंपली आप समझ लो। अगर कोई आपसे पूछे बेटा क्या पढ़ रहे हो? सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। सॉल्यूशन चैप्टर में एक प्रॉपर्टी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, टॉपिक है, हाँ जी है। तो बताओ सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा आपसे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है? तो आपको बताना है कि देखो जो सॉल्यूशन हमारा बनता है उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं।
तो ऐसी प्रॉपर्टीज उस सॉल्यूशन की जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। सॉल्यूट का नेचर क्या है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स का नेचर क्या है, उस पे डिपेंड नहीं करती। ऐसी प्रॉपर्टीज को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है। समझ आ गई बात? दोबारा से डेफिनेशन देख लो। Dilute solutions containing a non-volatile solute exhibit some special properties which depend upon, जैसा मैंने बताया, which depend upon the number of solute particles present in this solution irrespective of their nature। नेचर क्या है सॉल्यूट का, उस पे ये प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं सॉल्यूशन के अंदर, वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मैग्नीट्यूड, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होने वाली है। बात समझ में आ गई बेटा? तो जो ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब आपको समझ आ गया हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हम ना बात एक एग्जांपल से भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या क्या है। एक एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा हुआ है, बहुत सुंदर सा एग्जांपल है। इससे हम समझ जाते हैं कि क्या समझ जाते हैं, हम समझ जाते हैं कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड ना करके सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। ये एग्जाम्पल यहां पे है जो हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके बेटा, पहली रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। दूसरी एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड वन डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं जिनमें से किसी भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है हर एक एग्जाम में। ठीक है, जहां भी सॉल्यूशन चैप्टर आपका सिलेबस में है उस एग्जाम में आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन मिलेगा। तो अब आप यहां से समझ सकते हैं कि जो टॉपिक है उसकी सीरियसनेस कितनी है, वो इंपॉर्टेंट कितना है। ठीक है, अब हम समझते हैं इस एग्जाम्पल से कि हमारे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे कैसे डिपेंड करते हैं, नेचर पे क्यों डिपेंड नहीं करती या कैसे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, समझेंगे इस एग्जाम्पल को। तो हमारे पास 2 सॉल्यूशन है बेटा। ठीक है, 2 सॉल्यूशन हमने लिए और दोनों सॉल्यूशन में अलग अलग 2 सॉल्यूशन है। यहां पे मैं बता दूं नंबर 1 और नंबर 2 2 सॉल्यूशन हमारे पास हैं। वन कंटेनिंग, ध्यान से देखना, वन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ यूरिया एंड द अदर कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सुक्रोज इन 1 kg ऑफ वाटर। 1 kg 1 kg, 2 बीकर, देख लो ध्यान से। यहां हमारे पास एक बीकर, यहां हमारे पास दूसरा बीकर, क्योंकि 2 सॉल्यूशन हमने लेने हैं। ध्यान से देखो, यहां से आपको समझ आ जाएगा कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं बच्चों। किस पे डिपेंड नहीं करती, सॉल्यूट का नेचर कैसा है। ये हमारे पास 2 बीकर और दोनों बीकर में 1 kg वाटर, 1 kg ऑफ वाटर। ठीक है, यहां भी 1 kg ऑफ वाटर। पहले वाले सॉल्यूशन कैसे बनाया हमने, इसमें हमने 1 मोल यूरिया लिया। 1 मोल यूरिया कितना लेंगे, 60 ग्राम यूरिया, वेट कर लो, आपने 1 मोल ऑफ यूरिया इन 1 kg ऑफ वाटर डाल दिया। 1 मोल यूरिया। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन बनाया आपने सुक्रोज का। यहां भी आपने क्या लिया बेटा, 1 मोल सुक्रोज आपने ले लिया। ठीक है जी, ये 2 सॉल्यूशन आपके पास हो गए, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। अब 1 मोल यूरिया का वेट होता है 60 ग्राम और 1 मोल सुक्रोज का वेट होता है 342 ग्राम। ठीक है, बोथ हैव अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट। ये हमारी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हम दोनों सॉल्यूशन पे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, दोनों को फ्रीज करा देते हैं। ठीक है, कूल डाउन करते हैं और वहां तक कूल करते हैं जहां ये दोनों सॉल्यूशन फ्रीज हो जाएं। और जब ये दोनों फ्रीज हो जाते हैं उस टाइम पे इनका टेम्परेचर हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, यानी फ्रीजिंग पॉइंट चेक करते हैं। जब हम इन दोनों सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट चेक करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट
-1.86 डिग्री सेल्सियस आता है। इतना फ्रीजिंग पॉइंट दोनों सॉल्यूशन का है। देख लो दोनों सॉल्यूशन जो बने हुए हैं उनमें सॉल्यूट का नेचर डिफरेंट है ना। यूरिया अलग तरह का सब्सटेंस है और सुक्रोज अलग तरह का सब्सटेंस है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंशिएशन सेम अमाउंट में आता है, सेम एक्सटेंट में आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यूरिया एंड सुक्रोज आर डिस्टिंक्टली डिफरेंट सब्सटेंसेस, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, येट दे लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बाय द सेम एक्सटेंट। बराबर अमाउंट में क्या होता है? डिक्रीज होता है फ्रीजिंग पॉइंट। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। सॉल्यूशन हमने अलग अलग बना दे, यूरिया का और सुक्रोज का। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कितना हुआ, यानी फ्रीजिंग पॉइंट कम कितना हुआ? -1.86 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेस हुआ, ये जो सॉल्यूट इन सॉल्यूशंस के अंदर प्रेजेंट है उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं इससे उनका कोई मतलब नहीं है। सॉल्यूट का नेचर क्या है इससे उस प्रॉपर्टी कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां पे कितने लिए हैं, दे आर गोइंग टू द सेम। कैसे? क्योंकि 1 मोल यहां डाला, 1 मोल यहां डाला। अब 1 मोल अगर सब्सटेंस आप लेते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर है। इतने मॉलिक्यूल्स, इतने पार्टिकल्स यहां प्रेजेंट हैं, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां सॉल्यूशन में प्रेजेंट है यूरिया और सुक्रोज के। इसलिए जो डिप्रेशन हुआ फ्रीजिंग पॉइंट में, दैट इज गोइंग टू द सेम। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हम कह सकते हैं, वापस मैं एक बात को ना बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, दे डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। जो सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर होता है, कितना नंबर है? 6 यहां कितना नंबर है सॉल्यूट पार्टिकल्स का? 6.022 इंटू 10⁻23। यहां कितना नंबर है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, सेम होगी ना। लेकिन नेचर डिफरेंट है, तो नेचर से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कोई मतलब नहीं होता। होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एग्जांपल भी आप दे सकते हैं, 2 सॉल्यूशन बना के आप दिखा सकते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, और उसमें से इस वीडियो में एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पहली वाली रिलेटिव लॉन्गरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये हम डिस्कस करेंगे विद न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। जैसे हमने हेनरी लॉ डिस्कस किया, जैसे हमने राउल्स लॉ डिस्कस किया, विद न्यूमेरिकल एंड विद क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, आप समझ जाएंगे। ठीक है बेटा? तो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लॉन्गरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको इन शॉर्ट RLVP कहते हैं। क्या कहते हैं? RLVP, रिलेटिव लॉन्गरिंग इन वेपर प्रेशर और ऑफ वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले समझेंगे लॉन्गरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, देखो वेपर प्रेशर हम पढ़ चुके ना, वेपर प्रेशर क्या होता है हमने ये भी पढ़ा, जो मैं बात आपको बता रहा हूं। ये हमारे पास एक सॉल्वेंट यहां पे है, और देखो ये बात मैंने आपको राउल्स लॉ वाली वीडियो में से पहले वाला जो लेक्चर उसमें बता चुका हूं मैं, कि जो कोई भी लिक्विड होता है उसका एक अपना वेपर प्रेशर होता है। तो सपोज ये एक सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, और इस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उसको हम P1 नॉट से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट है। अगर हमने इसको सॉल्यूशन बनाया, यानी कि इसमें एक सॉल्यूट हमने ऐड किया, और सॉल्यूट ऐड करने पे क्या होता है, जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो सपोज इसका वेपर प्रेशर P1 नॉट से P हो गया, P4 सॉल्यूशन, तो PS लिख दो। तो PS जो होता है बेटा इज ऑलवेज लेसर देन P1 नॉट। समझ लेना आप बात को। PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P1 नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, दिस इज लॉन्गरिंग इन वेपर प्रेशर। P1 नॉट माइनस P, P1 नॉट ज्यादा है और P लॉन्गरिंग के बाद है, तो इसको हम कह सकते हैं डेल्टा P। डेल्टा P इज द लॉन्गरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, यही हमने लिखा है, आप समझो बात को। When a non volatile solute is added to a solvent
इट्स वेपर प्रेशर इज लोवर्ड, यानी कि डिक्रीज हो जाता है, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन, जैसा मैंने आपको यहां बताया, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से हमेशा कम होता है, लोअर हो जाता है, और लोअर जो हो जाता है इसको हमने डेल्टा पी से रिप्रेजेंट किया है, दैट रिप्रेजेंट्स लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, डेल्टा पी इक्वल्स P1 नॉट माइनस P1। ठीक है, बात समझ में आई। इसके बाद रिलेट करते हैं किससे, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से, तो P1 नॉट माइनस P1 को हम डिवाइड कर देंगे P1 नॉट से। ठीक है, ये आ गया रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP, समझ रहे हो आप बात। ठीक है, ये रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर आ गया। इसका फॉर्मूला देख लेंगे कैसे डिराइव करते हैं, क्या फॉर्मूला आता है, किस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी हो जाता है समझना। आप देखो हम कहां तक आ गए, हम बेटा यहां तक आ गए हैं, डेल्टा पी इक्वल्स P1 नॉट माइनस P, डेल्टा पी लोवरिंग वेपर प्रेशर, P1 नॉट आपका हो जाता है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और P हो जाता है आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये लोवरिंग वेपर प्रेशर है। अब राउल्स लॉ क्या कहता है, राउल्स लॉ कहता है कि जो P1 है वो होता है P1 नॉट x1 के इक्वल। x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं लास्ट वाली वीडियो में, यहां तो ये समझ लो उसका रिवीजन भी है, और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उनको हम सीख रहे हैं। जिन्होंने इससे पहले चैप्टर समझ लिया, यहां पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको सारी चीजें बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है बात। तो ये हो गया आपका लोवरिंग वेपर प्रेशर, ये हो गया आपका एक फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। अब इसके बाद अगर हम यहां पे P1 देखें तो P1 नॉट माइनस P1 नॉट x1 कहां से आया, ये समझ लो, मैं समझाता हूं आपको। देखो हमारे पास ना दो कंपोनेंट हैं सॉल्यूशन के अंदर, पहला जो कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट, और जनरली यही हम टर्म लिख के चलते हैं। दूसरा जो कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं सॉल्यूट। ठीक है, जो मोल फ्रैक्शन है, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं x1 से, और सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं x2 से। अगर हमारे पास सॉल्यूशन बाइनरी है तो x1 प्लस x2 बिकम्स इक्वल टू 1। ये हमने मोल फ्रैक्शन वाली वीडियो में पढ़ा है, और बहुत इजी सी बात है। अब तो यहां तक आते आते तो हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है x1 क्या होता है, x1 होगा 1 माइनस x2। ठीक है, अब यहां पे हमारा क्या है, ये x1 है। अब x1 को हमने क्या लिख दिया, x1 को हमने 1 माइनस x2 लिख दिया। ये x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट के टर्म्स में हमने लेके आना होता है। ठीक है, तो यहां हमने ये देखो P1 इक्वल्स P1 नॉट x1, ये कैसे आया मैं समझा देता हूं आपको। अब यहां पे x1 को हमने यहां से देखो 1 माइनस x2 लिख लिया, तो जब 1 माइनस x2 लिखेंगे तो ये आएगा P1 नॉट इंटू 1 माइनस x2, तो इसको लिख देंगे हम P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2। ठीक है जी, ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया P1 इक्वल्स P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2, ये आ गया बेटा। और यही लिखा ऊपर देखो, ये लिखा P1 इक्वल्स P1 नॉट माइनस P1 नॉट x1, नहीं x1 तो गलत लिखा है, ये x2 है। ठीक है, मतलब किसी भी तरह से आप लिख लो, ये यहां पे लिख सकते हैं, हम लिख लिया। अब यहां से क्या करेंगे, ये भी सही है। ठीक है, यहां 1 से भी आ जाएगा, बाकी जैसे मैं समझा रहा हूं ऐसे समझ लो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। ये P1 इक्वल्स P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2। अब क्या लिखेंगे इसको आप ऐसे लिख दो, P1 नॉट x2 इक्वल्स क्या आ गया बेटा, ये इधर ले गए तो ये आ गया हमारा P1 नॉट माइनस P1। ठीक है, अब हमने निकालना x2 है, x2 आ गया हमारा P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट। ये P1 नॉट को हम कहां लेंगे, इसके नीचे लेंगे, समझ रहे हो। तो ये x2 इक्वल्स P1 नॉट माइनस P1 ओवर P1 नॉट आ गया। कहां है ये, देखो ये रहा। ठीक है, किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, वहां भी सही है और जो मैंने बताया ये भी सही है, दोनों ऑथेंटिक हैं।
तो फाइनली हमारा ये आ जाता है P1 नॉट माइनस P1 और P1 नॉट, ये क्या था, रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर, और किसके बराबर है ये, x2, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब ये यहां से एक फॉर्मूला आपको मिल गया, देखो। ठीक, अब ये फॉर्मूला जब आपको मिल गया तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा आगे कैसे बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में, नंबर ऑफ वेट और मोलर मास की टर्म्स में इसको आगे लेके जाएंगे। तो ये जो x2 है ना, इसको ले लो आप। x2 क्या होता है, देखो यहां पे लिखा हुआ, x2 होता है नंबर ऑफ, x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। तो जब इसको नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में लिखेंगे तो यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ये क्या हो गया, हमारा x2 हो गया। अब यहां से आ जाओ आप, ये तो P1 नॉट माइनस P1 ओवर P1 नॉट इक्वल्स, ये वाली जो चीज है इसको आप x2 की जगह रिप्लेस कर दो, ये रहा n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अब बिकॉज वी आर डीलिंग इन डाइल्यूट सॉल्यूशंस, तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस में क्या होता है, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं वो बहुत कम अमाउंट में होते हैं, वेरी लिटिल अमाउंट प्रेजेंट होता है सॉल्यूट का। तो इससे हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे n1 जो है यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट से बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ n1 के कंपैरिजन में n2 को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में यहाँ नीचे n1 के कंपैरिजन में n2 को नेग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ पे केवल n1 आपका रह जाने वाला है। ये रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की टर्म्स में आपके पास आ जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। देखो ये बना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की टर्म में, ये बना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट की टर्म्स में। ठीक, इसके आगे वेट और मोलर मास और ले लेते हैं। यहां किसी बच्चे को बात समझ नहीं आई हो तो बता दें आप। ठीक है, एक बार करेंगे तो बेटा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये फॉर्मूला आपके पास बन जाता है रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर का इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, इसको अब आगे कन्वर्ट करते हैं वेट और मोलर मास की टर्म में। यहां आ जाओ आप, हमारे पास क्या था फॉर्मूला, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट इक्वल्स n2 ओवर n1। n2 यहां n2 बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और n1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, अब n2 को क्या लिख सकते हैं, देखो यहां लिखा हुआ है n2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। n1 को कैसे लिखा जा सकता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, दोनों को यहां रिप्लेस कर दो इनकी जगह, देखो ये लिखा हुआ W2 बाई M2 N1 W1 बाई M1। ठीक है, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो P1 नॉट माइनस P1 ओवर P1 नॉट इक्वल्स आ गया W2 M1 M2 W1। आ गया फॉर्मूला, बात समझ में आई। कुछ नहीं किया, नंबर ऑफ मोल्स को वेट और मोलर मास की टर्म्स में लेके आए। सॉल्यूट के लिए नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वेट ओवर मोलर मास। सॉल्वेंट के लिए नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वेट ओवर मोलर मास। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है आपके पास किस तरह से फॉर्मूले बन गए, देख लो आप, वापस देख लो। P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इक्वल्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दूसरा फॉर्मूला क्या बना, नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में P1 नॉट माइनस P1 ओवर P1 नॉट इक्वल्स N2 ओवर N1। ये नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में है, ये मोल फ्रैक्शन की टर्म में है। नंबर ऑफ मोल्स को आप लेके आएंगे वेट और मोलर मास की टर्म में। तो ये जो फॉर्मूला बना आपका, ये तीन फॉर्मूले हैं रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के, समझ लो आप ध्यान से। कभी आपका क्वेश्चन में ये वाला यूज होगा,
कभी आपका क्वेश्चन में ये वाला यूज होगा और कभी आपका क्वेश्चन में ये वाला यूज होगा। क्यों? क्योंकि डाटा किस तरह से दिया हुआ है आपको। मोल फ्रैक्शन की टर्म में डाटा दिया हुआ है, ये वाला यूज कर लो। नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में डाटा दिया हुआ है, ये वाला यूज कर लो। और वेट और मोलर मास की टर्म में फॉर्मूला दिया हुआ है, ये वाला यूज कर लो। स्टार्टिंग में एक बात और बताई थी मैंने कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उनकी हेल्प से, जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उनकी हेल्प से जो सॉल्यूट आपका प्रेजेंट है इन दिस सॉल्यूशन, उसका मोलर मास भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? यहीं से फॉर्मूला आपका आ जाएगा। ये रहा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ध्यान देना, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की पूरी कॉलिगेटिव, सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपको जरूरत पड़ेगी। तो M2 अगर आपका निकालना है तो M2 को आप यहां ले जाओ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को M2 के प्लेस पे ले आओ ऐसे। तो ये आ जाएगा बेटा W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय ये RLVP की वैल्यू होगी आपके पास, रिलेटिव लॉविंग वेपर प्रेशर यहां आ जाएगा, P1 नॉट माइनस P1 ओवर P1 नॉट, और इसकी मल्टीप्लाई में आपका आ जाएगा W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरह से मोलर मास को भी आप क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फ्रॉम द अबव इक्वेशन नोइंग ऑल अदर क्वांटिटीज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड। ये एप्लीकेशन है कॉलिगेटिव, हर एक जगह ये M2 को हम निकाल के दिखाएंगे। ये हुई रिलेटिव लॉविंग वेपर प्रेशर। ठीक है, अब इस पे क्या कर लेते हैं, ज्यादा समझने के लिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है आपका द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन इज 23.75 mmHg। ये वाटर का वेपर प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट हो गया। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आपका आ गया 23.75 mmHg। क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द वेपर प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर ओवर 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। क्या करना है? वेपर प्रेशर बताना है सॉल्यूशन का। देखो P1 नॉट माइनस P1 ओवर P1 नॉट, ये हमारे पास क्या है? रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर। ध्यान से सुनो, ये P1 नॉट क्या है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। P1 क्या है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। P1 नॉट आपको गिवन है वाटर का वेपर प्रेशर, P1 आपसे पूछा है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछा है। अब सॉल्यूशन कौन सा है? आपके पास जो सॉल्यूशन है वो है 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया का क्या मतलब है भाई? ये मैंने पहले ही बताया। 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया का मतलब हुआ कि यू हैव 5 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया मीन्स 5 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस में बनाया? वाटर में। तो वाटर कितना हो गया भाई? वाटर हमारे पास हो गया 100 माइनस 5 दैट इज 95 ग्राम। ठीक है जी, यहां पे आप देख लो। देखो सॉल्यूशन में देखेंगे कि 5% सॉल्यूशन हमारे पास है, तो वेट कितना हो गया सॉल्यूट का? 5 ग्राम हो गया। सॉल्वेंट कितना निकला? 100 माइनस 5 95, ये मैंने यहां पे किया। ठीक है, और जो वेपर प्रेशर है वाटर का यानी कि प्योर सॉल्वेंट का वो हो गया 23.75 mmHg। मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना हो गया? 18 हो गया, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट M जो है वो 60 हो गया। ठीक, इसके बाद क्या निकालना है आपको? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपको बताना है कितना होगा। तो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमने फॉर्मूला निकाला था वो क्या निकाला था? ये निकाला था। तो देखो यहां पे W बाई M वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल W से वेट ऑफ सॉल्वेंट हमने रिप्रेजेंट किया है। तो यहां पे 23.75 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P हमने कैलकुलेट करना है, और ये अगेन P1 नॉट, यहां पे मैंने फॉर्मूला लिखा था ना ये, इसके आगे नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल दो। तो ये आ गया 5/60, इसमें वैल्यू रख दी, 95/18 5/60,
तो इसको कैलकुलेट करने के बाद 0.016 आता है। आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हो सकता है मैंने गलत किया हो, ठीक है। कैलकुलेशन में कई बार हो जाती है दिक्कत। तो P अगर हमने यहां से निकालना है, ये वाला P अगर निकालना है तो इस तरह से इक्वेशन आपकी बन जाएगी, और जो P है वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, जो कि आपका आएगा आफ्टर कैलकुलेटिंग 23.37 mmHg। यहाँ पे एक चीज देखो आप, यहाँ पे कितना है 23.75 mmHg, यहाँ पे कितना है 23.37। ये सॉल्यूशन का है, ये सॉल्वेंट का है। हमने पढ़ा कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होता है इज ऑलवेज लेसर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। वो हमने कैलकुलेट भी करके देख लिया, क्वेश्चन के बेसिस पे हमको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। ये होता है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। इसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पे जो आपको प्रैक्टिस करनी है। इस क्वेश्चन को करके देखना है, जिससे कि जो कॉन्सेप्ट है आपके, और क्वेश्चन तो बहुत सारे करके देखना है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा चीजों को सीख जाएंगे बेटा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर, इस वीडियो में। अगली वीडियो के लिए आप देखेंगे कि किस तरह से हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को सीखते हैं। बाकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लेंगे। थैंक यू सो मच।